दोनों चैप्टर में क्या मिली? देखो लगा है, देखो दोनों चैप्टर। दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं अरे अम्ल क्षार एवं अरे आइए तुम कहा चलो अम्ल क्षार एवं लवण। अरे आवा ना करो, साइलेंस पढ़े लोग। तो अम्ल का देखो, अम्ल देखो अम्ल का ये अम्ल के दो परिभाषा हो गए। एक तो इनके पदार्थ के आधार पर सुनो। हाँ एक पदार्थ के उनके गुणों के आधार पर हुई। तो क्या हुई? जिसका स्वाद खट्टा हो। क्या हो? स्वाद क्या हो? खट्टा हो। कैसा हो? खट्टा हो तुम्हारा, है नहीं? तो स्वाद खट्टा हो तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, या वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस एक है, आर्हेनियस के अंदर क्या होता है? वे तत्व या आयन या वे तत्व या पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन दे, H पॉजिटिव आयन दे तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, है नहीं? तो अम्ल, अब जिसमें देखो H आगे हो, जिसमें H आगे हो तो समझ जाओ क्या है? अम्ल है। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 समझ गए? तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अरे नाइट्रिक अम्ल पढ़ रहे या नहीं? नाइट्रिक अम्ल। फिर क्या हो जाएगा? इसके आगे नाइट्रिक अम्ल इतना दे रखा तुमको, ठीक है? फिर क्या है? आगे है क्षार। क्या है? क्षार। तो क्षार क्या होते हैं? स्वाद, स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। और OH क्या होता है? OH क्या होता है? है ना यन? चार स्वाद के आधार पर क्या हो जाएगा? अरे स्वाद के आधार पर कड़वा होता है। स्वाद के आधार पर क्या हो जाएगा? इनका स्वाद कड़वा होता है, स्वाद कड़वा हो जाएगा। और आर्हेनियस ने क्या दिया? वे पदार्थ तत्व या यौगिक जो OH निगेटिव आयन दें। क्या दें? ये आयन दें। तो जिनके पीछे OH निकले वो भी निगेटिव, निगेटिव में हो। निगेटिव अर्थात प्लस की जगह पर कोई और हो। जैसे यहाँ पर Na हो जाएगा, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। तो ये सब क्या है? तुम्हारे क्षार हैं। क्या है? क्षार हैं। क्या है? क्षार। ये सब क्या है? क्षार। पहले जो होता उनके तो मुंह लग रहे हो, उन्हें पढ़ाई लिखे सुन लो पहले, पढ़े लिखे और उसमें क्या अंतर है? एक देखो तो हो गया। अब देखो लवण, आगे क्या है? लवण। लवण कैसे बनते हैं? अंतिम कतरब की लवण। लवण क्या होते हैं? तो अम्ल, आवाना करो, अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराने पर, अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराने पर तो लवण बनता है। और साथ में क्या निकलेगा? जल। क्या निकलेगा? जल। तो लवण, लवण क्या होता है? अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं, तो लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? इसमें ये आएगा तुम्हारा। तो जो OH निगेटिव दे वो क्या कहलाते हैं? बताओ। OH निगेटिव। अरे आवा ना।
अभी दे रखे हैं। देखो धातु, जब धातुओं के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? तो धातु की किसकी अभिक्रिया कराई जाए? तो समझ लो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन कैसे होती है? देखो जो धातु के साथ कोई अम्ल, धातु के साथ कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या सुनो, तो क्या निकलेगा तुम्हारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलता है प्लस धातु, अरे धातु ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन निकल गया। निकल गया। अब जैसे यहाँ पर धात्विक धातु अम्ल बनेगा, धात्विक अम्ल, धात्विक अम्ल बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया जिंक लिया, क्या लिया? जिंक, तो यहाँ पर बनेगा लवड़ बनेगा, क्या बनेगा? लवड़। लवड़ भी याद रखो, लवड़ भी बनेगा, लवड़ लिख सकते हो। तो जिंक यहाँ बनेगा, सुनो जिंक दे रखा है, अम्ल क्या हो? H2SO4 हमने लिख लिया, HCl H2SO4 कुछ भी ले लो तो निकलेगा। अब देखो इधर एक चीज और सुन लो, आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे अगला, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि H पॉजिटिव हो तो प्लस, हमेशा क्या धातु का एक क्या होता है, धातु जो होते हैं हमेशा किसके साथ? माइनस के साथ। ये धातु होते हैं प्लस में, धातु होते हैं प्लस में, तो प्लस प्लस के साथ अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। प्लस माइनस को पसंद करता है? वेरी गुड, इतना याद रखो। तो प्लस को माइनस पसंद है, इतना याद रखो। प्लस को समझ गए? प्लस को, तो प्लस को माइनस पता है तो प्लस माइनस के साथ रहेगा। किसको? कौन बचा? भागो। तो यही हो गई विस्थापन अभिक्रिया भी, ये विस्थापन भी हो गई है कि जब जिंक जो है इसके साथ H2 को विस्थापित करके स्वयं अपनी उसकी जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर बनेगा ये जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। और यहाँ पे क्या निकल गया तुम्हारा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो याद कर लो, जो धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है, समझ गए? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जब धातु जो है अम्ल तो हो गया, लेकिन धातु जो है किसके साथ अभिक्रिया करा दो, अगर धातु जो है अम्ल के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या निकलेगा? तो नहीं मालूम है तो हमने देखा धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी बताओ? हाँ, तो धातु ऑक्साइड क्या बनेगी? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड बनेगी, धातु ऑक्साइड प्लस। और क्या निकलेगा आगे? देखो क्या कर रहे हैं? शैतानी कर रहे हो। अब देखो आगे नहीं मालूम है तो देखो धातु के साथ देखो, अब गैस देखो क्या निकलेगी? गैस, गैस निकलेगी। यहाँ पे गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो अभी देखना, देखो अभी पता चलेगा। तो धातु मान लो हमने, कोई मान लो जेडीएन मान लो, जेडीएन मान लो, तो हमने ले लिया KOH ले लिया, ठीक है। तो KOH ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या निकलेगा बताओ? तो जेडीएन। अब बताओ यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ तो क्या निकला? तो सुनो, तो यहाँ पर हो जाएगा जेडीएन, जेडीएन OH का होल ट्राई प्लस के। तो हाइड्रोजन नहीं निकला, तो इसलिए गैस नहीं निकलेगी। यहाँ पर क्या निकलेगा तुम्हारा? गैस कर दो, ठीक है। दिखाई लो अपनी, अरे आवा ना करो, अपलोड कब करिए? आज, आज ही का कल शाम सब्सक्राइब कर दिए। शनिवार का बच्चा बना लो करे, तेरे पापा बदे ही तो
अब सुनो, अम्ल जो होता है, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो अम्ल जैसे मान लो H2SO4 हो गया और प्लस क्षार क्या हो गया, HCl हो गया। तो इनके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, क्या बनेगा तुम्हारा। तो फिर से देखो प्लस माइनस जो याद कर लो, जो इंटर में बहुत काम में ही प्लस माइनस प्लस। जब रिएक्शन करोगे क्या होता है, जब इतना इतना मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो इतने याद रखो, प्लस को माइनस पसंद, माइनस को प्लस, तो क्या है मां देखो। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, एक मिनट, ये तो दोनों हमने वो लिखे हैं, दोनों हमने अम्ल लिख दिए, तभी तुम कहें OH करो, OH कर दिया, OH कर लिया हमने। तो यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस जो माइनस प्लस माइनस। अब देखो प्लस को माइनस जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, समझे। देखो प्लस वाला माइनस साथ जा रहा है तो OH के साथ जा रहा है, तो क्या बना HOH, ये बन रहा है ना। और इधर जो है SO4 के साथ जा रहा है तो Na2SO4। अब बैलेंस कर दो तो जो कहा है सोडियम सल्फेट, क्या बना है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम आज पीछे वालों, और ये HOH मतलब H2O इकट्ठा कर जल, बैलेंस कर लो, ये समझ गए बैलेंस वही। हाँ, तो बैलेंस जब कर देंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये डबल हो गया, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जब डबल करेंगे तो 2H हो गया, O कितने हैं हमारे। हाँ, इधर बैलेंस कर लियो तो आइए, बैलेंस करने पर आएगा, ठीक। तो ये वाले हो जाएगा, हमने ख्याल लबड़ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें पीएच मान होता है तुम्हारा, पीएच मान की वह ऋणात्मक घात पड़ेगा। कर रहे हो यार तुम, यार देखो क्या कर रहे हैं, तुम ना करो यार, शांति पढ़ो। हमने बीच में बताया ये जरूरी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है बस, इसलिए हमने बीच में कभी ब्रेक कर दिया था, इसी चक्कर में, क्योंकि बच्चे दिमाग बस वो है पर। चलो यार बस यार जो कह रहे हो रामायण तुम्हें पढ़ना, तुम पीछे हटो, पीछे हटो, एक तरफ तुम इधर बैठो, मैं शांति में जैसे बैठो नहीं करते, सही है यार। देखो इसके आगे आया पीएच मान, तुम्हारा क्या है पीएच मान, ठीक है। तो पदार्थों में प्रति हाइड्रोजन की संख्या, तो इसमें देखो पीएच मान जो होता है एक स्केल हो जाएगी, 0 होता है, क्या हो गया 0 हो गया, 0 नहीं ऐसे होता है, सुनो ये बीच में हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 6 से लेकर 1 तक अम्लीय, इधर से क्षारीय, जो दो उदासीन। तो अम्ल 4 उदासीन मतलब यहीं पर लबड़ है तुम्हारा, समझ गए। अब समझो, अब जैसे अभी तुम्हारे प्रीबोर्ड में पूछा गया था कि पानी का, जल का पीएच मान कितना होता है, तो पानी जो होता है ना खट्टा होता ना कड़वा होता, तो वो उदासीन होता, उदासीन हो जाएगा। इसका मतलब हमने 4 की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, तो जल तभी बना जब दोनों मिले हैं। ये कोई चीज जब उदासीन हो गए तो इसलिए 7 होता है स्वच्छ, और रक्त का कितना हो जाएगा, रक्त हल्का कड़वा टाइप का होता है, तो ये बढ़ जाएगा इधर 7.4 हो गया तुम्हारा, ठीक है। इधर आओ, अम्ल क्या होता है, तो दांतों में जो क्षय हो जाता है, तो दंत क्षय, तो 5.5 से जब कम चला जाता है तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये लगता कैसे है, तो दंत क्षय कैसे लगता है, जब हम खाना भोजन करते हैं तो दांतों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे हमारा भोजन वहां लगा रहता है, जिससे अम्ल आता रहता है, अम्ल की उत्पत्ति होती रहती है। जब ज्यादा मात्रा में अम्ल हो जाता है तो इसलिए वो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो अम्ल की मात्रा जब बढ़ेगी तो उसका पीएच मान घटता है।
बढ़ते क्रम में क्या होता है क्षारीय और घटते क्रम में अम्लीय। समझ गए? इसलिए जब पेट में कभी क्या बढ़ता है जलन होती है, तो जलन होती है तो क्या होता है पीएच मान घट जाता है। तो पीएच मान घट के कितना आ गया तुम्हारा, मान लो 5.5 से 5 आ गया, तो क्या हो गया पेट में जलन हो रही है, इसलिए हम टैबलेट ले रहे। टैबलेट जो क्षारीय होती है तो वो इसको क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक उदासीन के रूप में लेकर आते हैं। तो समझ गए? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि घटते क्रम में अम्लीय होता है या क्षारीय? तो पीएच मान का घटता क्रम क्षारीय है अम्लीय, तो क्या हो जाएगा अम्लीय। और पीएच का बढ़ता क्रम क्षारीय होता है। ठीक है, समझे? जल का 7 होता है और रक्त का कितना 7.4 हो गया। आ गया? पीएच मान हो गया। इसके आगे देखो, मिट्टी का पीएच मान होता है। हाँ, मिट्टी का पीएच मान होता है 5.5 या 4 है मिट्टी का पीएच मान। देखो हाँ, अरे साइलेंट है तो हाँ 5.5 से 5.7 आपने एक बार बताया 7.5। देखो 5.5 से 7.5 तक हो, तो अगर इतना है तो पीएच मान जो है खेती अच्छी होगी वहां पर। कितना होगा 5.5 से 7.5 तक, मतलब अम्ल में अगर हो तो थोड़ा कम हो। ठीक है, 5.5 से 7. हाँ, और अगर इसलिए मिट्टी के अपने यहाँ नहीं होता, लेकिन जहाँ अच्छे लोग फसल करते हैं तो वहाँ मिट्टी की जांच कराया करते हैं, तो उससे पता चला पीएच मान कैसा है। अगर पीएच मान कमजोर है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या पोटाश है और तुम्हारा जिंक है, ये सब डाला जाता है। अगर तो उन्होंने देखा कि क्षारीय मात्रा 7.5 से ज्यादा 8 हो गई है तो क्या करें अम्ल वाली चीजें डालेंगे। और जो देखते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या अगर पता है अम्ल की मात्रा ज्यादा तो अम्ल वाली चीजें डाल रखे हैं तो घट जाते। आमला नहीं, अम्लीय अम्लीय। देखो अब अगला देखो, इसके आगे जो है, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे ब्लीचिंग पाउडर सुनो। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर वाले में पढ़ेंगे। चल रहा है लेकिन गीला हो गया ना ये। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है बताओ? इधर बैठो है ना, इधर बैठो है, गंदा पड़ो भाई। तो क्या है देखो CaO Cl2, इसका सूत्र क्या हो जाएगा CaO CaO इसका होता है ये, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम विरंजन चूर्ण। तो ये पूछा जाता है, सुनो क्वेश्चन क्या होता है, पहले नंबर क्वेश्चन एक बार आया था 2022 या 23 में, तो 23 में आया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या है, विरंजन चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है। तो क्या पूछा था ब्लीचिंग पाउडर, या लिखा होगा ब्लीचिंग पाउडर अन्य किस नाम से जानते हैं, बेहतर राशि जी भौतिक नाम है वे तुम्हें, तो अन्य किस नाम से जानते हैं तो विरंजन चूर्ण। समझ गए? अब इसका पूछेगा रासायनिक नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या रहेगा, Ca से क्या, कल ही उन्होंने बताया था Ca से क्या होता है, कहीं भी मिल जाए तुमको Ca हमेशा कैल्शियम होगा। O से बताया था ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन जब अकेली होगी तो ऑक्सीजन, और किसी साथ होगी तो ऑक्सी आधा रहेगा। ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड, अगर Cl अकेले है तो क्लोरीन है, वैसे क्लोराइड क्या हो जाएगी, क्लोराइड। तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और सूत्र अगर लिखेंगे तो CaOCl2, और सूत्र अगर लिखेंगे तो CaO। अब आ जाए अनुभार, इनके परमाणु क्रमांक होते हैं, इनको सबको जोड़ दो। ठीक है, ठीक है।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा, हाँ 127। जैसे ये होता है, अब कैल्शियम है, कैल्शियम कहाँ पर है, कैल्शियम कितने नंबर पर है, तो ये एक सारणी, हाँ ये होते आवर्त सारणी होती है, ये तो सब इंटर में पढ़ोगे। सुनो आवर्त, सुन लो बोले, ये जैसे 3D श्रेणी है इंटर में, क्या है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में क्या होता है, यस सी टी आई, इंटर में तो ये जैसे एक श्रेणी दे रखी है, यस सी टी आई बी सी आर एम एम यू है ना, या एम एन होगा, हाँ या फिर यू एन आई, ये ऐसे सब दे रखे। तो ये जैसे यहाँ पर क्या, ये 21 से शुरू है 30 तक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके ये इनके जैसे ये 21 नंबर पर आता है, तो इसलिए इसका प्रमाण क्रमांक कितना हो गया 21, ये तुम्हारा जेडीएन 30 पर आता है, आइए सुन में। तो ऑक्सीजन कितने पर आता है तुम्हारा 16 पर, कितने पर आ जाए 16। ये क्लोरीन कितने पर आता है तुम्हारा, कितने 35.5, 35.5 दूना, हाँ समझ गए। तो ऐसे जब पढ़ोगे तब आएंगे, ये सब इंटर में मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि पढ़कर जाना, यही चीजें आती हैं। पहले आता था एक पूरा कंपाउंड आता था पूरा 6 नंबर का, लेकिन अब अलग अलग आ रहा है, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो क्या होता है, जब बुझे हुए चूने को, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस क्या कर दी जाए, प्रवाहित की जाए, तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगा तुम्हारा, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर या ये प्राप्त होता है। अब बुझा हुआ चूना क्या होता है, चूना तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, एक CaO होता है, एक CaOH का होल्टॉइस कहते हैं, समझ गए, CaOH का होल्टॉइस कहते हैं। तो ये वाला चूना नहीं होता, ये बिना बुझा हो गया, ये बुझा हुआ चूना हो गया। तो इस पर जब हम Cl2 प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, Cl2 प्लस H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया, तो CaOCl2, ये बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्रेंजल क्लोर प्राप्त होता है, और क्या निकलता है, जल निकल जाएगा, आई बात समझ में। अब इसके भौतिक गुणधर्म पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, भौतिक गुणधर्म, कभी कभी भौतिक गुणधर्म पूछ देगा। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो विरंजक चूर्ण, चूर्ण एक पाउडर है, चूर्ण मतलब अंग्रेजी में कहते हैं पाउडर, ये लिखा भी है ब्लीचिंग पाउडर। तो चूर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं पाउडर। पाउडर का मतलब होता है क्रिस्टल जो होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पिसा हुआ होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का, हल्के हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, आई बात समझ में। क्यों होगा, क्योंकि चूना जो होता है चूने के साथ मिला होता है, चूने को जब देखोगे कायदे से चूने को मिला दो तो हल्का पीला टाइप का बन जाता है, आई बात समझ में। दूसरा इसमें क्या हो जाए, अब बना किससे, क्लोरीन से मिलकर बना, तो गैस उसी की तो आएगी, तो किसकी गैस आएगी, क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है, ठीक हो गए। तो दूसरा इसके कैसे पहचानेंगे, इसको जल में घोलने पर तो इसका विलयन कैसा हो जाएगा, दिधिया हो जाता है, दूध के रंग जैसा सफेद हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बना तो चूने से है। तो ये सब भौतिक गुणधर्म इसके आधार पर है, अगर ये मालूम है तो भौतिक गुणधर्म निकाल लियो, ठीक। फिर आते हैं रासायनिक गुणधर्म इसके, कौन सो, कहाँ से 4 जो ना लिखना, ये जो आवर्त सारणी का दे रखा है, आवर्त सारणी है तुम्हारा, ये तुम पढ़ोगे कोई बात नहीं। ये डी ब्लॉक के तत्व है तुम्हारे, डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व यहाँ से शुरू होते हैं, 4 श्रेणियां होती हैं। अगर ये लिखना है तो आगे पढ़ियो, हालांकि देख लो, एसए हो गया, एससी हो गया, बाई हो गया, एलए हो गया, और क्या होता है, एसी होता है। ये 4 श्रेणियां होती हैं तुम्हारी, एक एस से शुरू होती है,
स्कैंडियम से सुनो, स्कैंडियम से शुरू होती है एक श्रेणी, 4 श्रेणियां होती हैं। अगर एक 3D बोली, इसको 3D क्यों बोला है, क्योंकि तीसरे नंबर से शुरू होती है, इसलिए 3D है। डी मतलब डी ब्लॉक के तत्व हैं ये। जब 4 नंबर से शुरू होती, जा 5 नंबर से, जा 6 नंबर। याद कैसे देखियो, तो स्कूटर पर मेरा यार लाया AC, याद कर लो ट्रिक। स्कूटर पर, स्कूटर जैसे याद करियो तरीका, जैसे हम डी ब्लॉक के सभी श्रेणी याद करना है, कौन से कहाँ पर शुरू हुए। तो स्कूटर पर मेरा यार, भाई से यार लाया, यले से लाया AC, तो स्कूटर पर मेरा यार लाया AC। इन्हें कैसे याद कर लो, साइंस टीचर विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अरे वो सब पढ़िए साइंस टीचर, से साइंस टीचर विवाह कर लो मुझसे, ठीक है, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अरे जब इंटर पढ़ना तो इसलिए केमिस्ट्री जो है मस्त मौला है। अगर उसको मजेदार पढ़ा तो बहुत सरल है, ठीक है। ठीक है, अगर इसका डिप्रेशन पढ़ो, अगर सुनो केमिस्ट्री की भाषण पढ़ो तो केमिस्ट्री भाषण पर ऊपर से निकली, अपवाद बहुत है इसमें, आएगा सुनने। तो फिलहाल ऐसे कुछ नहीं, जो सब ट्रिक है जो सब जल्दी समझ गए हो, आएगा सर भैया। अरे अगले साल खूब पढ़ो, अगले साल का बस महीना वाला पेपर पढ़ो, खूब पढ़ो ये सब आवर सारणी है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें। तो रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म। अब क्या पूछेगा, रासायनिक गुणधर्म। पहला रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, तो इसको गर्म करने पर रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, फिजिकल। पहले होगा फिजिकल चीजें होंगी, जैसे हम जो कपड़े लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, फिजिकल चीजें यूज करते हैं, ऐसे रासायनिक। तो फिजिकल क्या है, कपड़ा पकड़ा देखा, पतला है मोटा है कैसा है, अच्छा पैसा ले, तो फिजिकल चीजें। जब कोई चीज हम हाथ से ही बिना किसी केमिकल, बिना किसी यंत्र, कोई मशीन से ऐसे पहचान ले, तो इसको हल्के पीले रंग का होगा कि हाँ ले ये रासायनिक क्या होते हैं। जैसे जब DAP लोग लेने जाते हैं तो इसको रासायनिक यूज करते हैं, इसको पानी में भिगो के देख लिया, अगर घुल जाए तो ठीक है, बढ़िया है, मुँह रखी और का फूंक डाल दाना मुँह को देखी। तो रासायनिक गुणधर्म होते हैं जो केमिकल के साथ यूज किए जाए तुम्हारे, है ना। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें इसको गर्म करने पर, तो इसको गर्म करने पर जैसे CaO Cl2 को गर्म करने पर क्या निकलेगा, इसका विलयन होता है दुधिया हो जाएगा। दुधिया ये जल में घोलने पर और इसमें गर्म करने पर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है। क्या होता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है, समझ गए। जब इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जल में घोला जाता है, तो जब जल में पानी में मिलाया जाता है तो इसका विलयन कैसे हो जाएगा, जो प्राप्त होगा वो दुधिया रंग का। तो दुधिया का मतलब चूना, चूना का टाइप का, दूध के जैसा हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, उसमें क्लोरीन गैस निकल जाएगी। जब गैस निकल जाए तो विलयन क्या मिला है, दुधिया मिला है, समझ गए। ये H2। अब आते हैं इनके उपयोग, क्या आते हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उपयोग समझ जाओ, इसके अर्थ से समझ जाओ। तो इसका उपयोग क्या होता है, नंबर 1 हो जाता है ब्लीचिंग करने में। तो इसमें देखो, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद कर दो। दूसरी चीज का हो जाए, दूसरी चीज का हो जाए बताओ, तो पेयजल को मुक्त करने के लिए, क्या लिख रहे हैं, पेयजल को जीवाणु रहित करने में। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो वाटर आता है RO वाला, तो उसमें इसी का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यही चीज मिलाई जाती है, कौन सी चीज तुम्हारे, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, एक ही चीज, ठीक है, ये मिलाया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु रहित, इसमें जीवाणु रहित हो जाता है जल, ठीक है, आइवासन में, तो जीवाणु रहित हो जाता है। दूसरी बात, ऊन को, ऊन जो होती है इस समय स्वेटर वाली, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, जो सिकुड़ जाते हैं उसको, उससे बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 क्या हो जाएगा, नंबर 4 कागज, कागज ऐसे लिखो,
कागज, लकड़ी, कागज, लकड़ी तथा वस्त्र, इन सबका रंग उड़ाने में। तो इन सबका जो प्लास्टिक जाती है कचड़े के द्वारा, इनका सबका कलर उड़ाया जाता है किसके द्वारा? ये बिरंगी तूड़ी द्वारा। समझ गए? हाँ, कलर। कागज की लुगदी, लुगदी मतलब लुगदी, ये सब बेस्ट मटेरियल, इसकी लुगदी बनाई जाती है कठोर टाइप की, ठीक है। तो ये सब अरे, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक का मतलब फिर से इसके द्वारा भी और चीजें बनाई जाती हैं। समझ गए? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अरे लाइब्रेरी, वो जो कह रहा है प्रयोगशाला बोला जाता है इसको। अरे उसमें जहाँ होती है, हाँ, क्या है बंद कर दिया, कोई बात नहीं। अरे रहन दे, क्या कर रहे हो? दिखाए उपयोग दिखाई दे टाइम 5:50 तो देखो। अच्छा कोई बात नहीं, उपयोग नहीं, मिटाएंगे नहीं। देखो आवा ना करो। तो चीजें देखो, सुनो, केमिस्ट्री जो है वैसे बहुत कठिन है, ठीक है, लेकिन जो पढ़ते नहीं वही कहते हैं, जो पढ़ लेते हैं वही नहीं कहें, जो उपयोग लिखा है। हाँ, जैसे जो प्लास्टिक ले जा रहे हैं, ये जाएगी फैक्ट्री में, इनको जो है इनमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाएगा, तो इनका कलर खत्म। जब कलर खत्म है तो नए ब्रांड से जैसा कलर डालोगे वैसे चीजें निकलेंगी। और वैसे कलर होता तो कलर में जब डालते तो कुछ न कुछ अंश आता पुराना टाइप करो, आइए समझ, तो इनका प्रयोग कर दिया जाता है ना। अब अगला देखो, अगला तत्व क्या है? अगला तत्व क्या है? अगला देखेंगे, अगला जैसे क्या, अब आगे बढ़ो तो आगे आता है तुम्हारा धावन सोडा। क्या आता है? धावन सोडा। धावन सोडा को क्या किस नाम से जाना जाता है? बेसिक चीजें पढ़ लो, बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। चीनी को सफेद करने में, पहला प्रयोग सुनो, चीनी को सफेद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, पेयजल को जो पीने का पानी होता है इसको जीवाणु रहित करने में किया जाता है। नंबर 3, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। नंबर 4, कागज, लकड़ी आज की फैक्ट्रियों में है नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है। मैं 2-4 प्रयोग। अब धावन सोडे के बारे में समझो। यहाँ तो इसे साफ करवाइए। तो धावन सोडा, अरे आवाज ना करो, क्या खा लें, पढ़ लो। तो धावन सोडा क्या होता है? धोने का सोडा। धावन सोडा, धोने का सोडा। आवा नहीं तो बेटू दे, अरे क्या बातें कर रहे हो? धोने का सोडा, तो इसका क्या होता है? अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र क्या होता है? इसका बताओ। Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये धोने का सोडा का सूत्र हो जाएगा, समझे? अब इधर देखो, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम बताओ। तो रासायनिक नाम कल बताया था तुम्हें, तरीके बताया थे कैसे लिखने हैं नाम। जैसे Na को हमने बताया था सोडियम, कहीं भी तुम्हें मिल जाए Na, क्या है तुम्हारा? सोडियम। तो सोडियम हो गया। अब जैसे अब बहुत सारे लोग तो वैसे नहीं मालूम तो सोडियम। CO3 का देखा कहीं? कार्बोनेट। फिर उसमें तुमने पढ़ा होगा 1, 2, 3 और इसे 9 और 10 में क्या डेका आता था। तो 10 देखो, 10 तो है तो क्या कहते हैं? डेका हाइड्रेट। समझ गए? डेका हाइड्रेट। अब इसमें क्या है बनाने की विधि? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि क्या हो जाएगी? बनाने की विधि देखो, तो बनाने की विधि कैसे यूज करते हैं इसमें, कैसे बनाया जाता है इसको?
इसमें तुमको बुक में जो है, बुक में अलग अलग तरीके से मिलेगा, समझो सर। बुक में जो है, बंद कर रहे हैं, बुक में जो है तुमको मिलेगा इससे, नमक से, NaCl से मिलेगा, ठीक, NaCl से मिलेगा। परंतु सुन लो, बुक में मिलेगा, बुक वाला अगर याद करना तो वो वाला, नहीं तो जो तुम्हें इजी तरीके होता है, तुम्हें चाहिए सोडियम कार्बोनेट चाहिए। तो समझो, तो साबुन में ये धोने का सोडा हो गया, चाहे निरमा ले लो या साबुन ले लो। तो साबुन या निरमा में ज्यादा क्या पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है, क्या होता है, कास्टिक। तो कास्टिक बना कहाँ से है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा में तो क्या लिखेंगे, कास्टिक, अरे कास्टिक सोडा में, सुनो, कास्टिक सोडा में क्या मिला दें, तो कास्टिक सोडा में जब हम CO2 मिला दें, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कास्टिक सोडा NaOH हो गया। NaOH में CO2 गैस मिला देने पर तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस जल। अब ये तरीका सही है, सुनो, तो NaOH प्लस H2O CO2, तो कास्टिक सोडा में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ये तरीका बेस्ट तुम्हारा है, खाली उसमें क्या NaCl, कोई बात नहीं, रुको तो सबर करो। ये हो गया, तो हमें क्या मिल गया, यही तो देखो है, बचा 10 जल। और जब निरमा या साबुन सूखा होता है तो इसमें जब जल के अणु मिलाएंगे तभी जाकर वो क्या हो जाएगा, तभी वो हमको एक दुलित मात्रा में प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करें, पहले बैलेंस करो, तो यानी इधर कितना रखा है, डबल, इधर सिंगल, तो 2 से गुणा कर दो, हो गया। ये से डबल हो गया, O डबल हो गया, तो H2O हो गया। O कितने हैं देखो, 2 O यहाँ पर, 2 इधर है, तो 2 2 कितने हैं इधर, 4, इधर देखो कितने रहेगा, 3 और 1 4, बराबर है। ये से डबल बराबर हो गया। अब जब नई लाइन से लिखेंगे तो Na2CO3 में जब जल मिलाया जाता है, अर्थात उन चीजों को घोला जाता है, तो क्या बनता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें 10 जल मिला दो। तो इसीलिए 1 ग्राम अगर लेना है तो इसमें 10 ग्राम जल मिलाना पड़ता है। ज्यादा जल मिला दोगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, अपना कार्य ढंग से नहीं करेगा। आई बात समझ में, समझ गए। तो अब समझो, सोडियम ये बनाने के लिए कास्टिक सोडा में CO2 गैस प्रोवाइड करना है, हाँ, डेकाहाइड्रेट, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई बात ना, तुम्हें क्या चाहिए, सुनो, दूसरी बात, अब इसी से हमें क्या निकालना है, डेकाहाइड्रेट, इसमें भी बनाने क्या हो जाएंगे, इसमें में उपयोग हो जाएंगे तुम्हारे, उपयोग हालांकि पूछता नहीं है, खाली बनाने की विधियां, इसी तरीके से उपयोग देखियो, ठीक है। तो इसके बाद इसी, अब इसी बेस पर तुम्हारा क्या है, जामुन सोडा हो गया। आगे आता है तुम्हारा खाने का सोडा, क्या आता है, खाने का सोडा। तो खाने के सोडे क्या कहते हैं, मतलब दूसरा नाम बताओ, खाने के सोडा का दूसरा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, सोडा कार्य भी पाउडर का हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaHCO3, ये इसका सूत्र हो गया, समझ गए। रासायनिक नाम क्या हो गया, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे, देखो उसमें भी दूसरा तरीका मिली, इसमें बुक में जो है तुम्हारा दूसरे तरीके से मिलेगा। इसमें मिलेगा NaCl में जब जल को मिलाते हैं, CO2 को मिलाते हैं, अमोनिया को मिलाते हैं, तब जाकर मिलेगा। इतना तो भूल लीजिए तब तक आयोजन में। तो ऐसे याद रखो। फिर से देखो, अब ज्यादातर बेकिंग पाउडर का वर्क क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का यूज किसमें किया जाता है, पेयजल में, शीतल पेयजल में, कोल्ड ड्रिंक्स में, है नहीं, तो इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा भरा होता है, हल्का हल्का भरा होता है, व्हाइट, तो ये सब भरा होता है। तो ये आया कहाँ से, तो हमने देखा है कास्टिक इसमें भी पाई जाती है, तो कास्टिक को हमने पकड़ लिया। अब समझो
इसमें क्या, इसमें परिभाषा हो जाएगी, जब कास्टिक सोडा पर CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो प्रोवाइड की जाती है, समझ गए? तो इसमें कास्टिक सोडा पर जब CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। इधर देखो, जब कास्टिक सोडा पर CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और प्राप्त अवक्षेप पुनः CO2 गैस प्रोवाइड करने पर बेकिंग पाउडर बनता है, समझ गए? बनी हुई हाँ, यानी सुनो, इसमें दो बार फिर से कास्टिक सोडा पर CO2 गैस प्रोवाइड करने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त अवक्षेप पुनः मतलब दोबारा CO2 गैस प्रोवाइड करने पर ये क्या नाम बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब देखो कैसे, NaOH में CO2 हमने प्रोवाइड की तो क्या मिला, जैसे ऊपर है वही तो है, NaOH में CO2 प्रोवाइड कर ये प्राप्त हुआ, तो Na2CO3 प्राप्त हुआ हमको, H2O निकल गया, जल तो निकल गया भाप के रूप में। अब ये हमको प्राप्त हुआ, तो ये जो प्राप्त हुआ तो इस प्राप्त पर हम क्या करेंगे, फिर से हमने CO2 को प्रोवाइड कर दिया जलीय विलयन में, क्योंकि ये जल भी साथ में है ना, जलीय विलयन में जब फिर से प्राप्त कर दिया तो NaHCO3 प्राप्त हो गया। अब बैलेंस करो लो, Na2 N डबल है, ये क्या है, डबल है, H कितना है, डबल है, C डबल है, O देखो 3 और 2 5 और 1 6, सीधे तुक्का लगाओ, अब है नहीं, देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब समझो कितना खतरनाक है ये, कौन, जो हम लोग खाते हैं टिक्की में, ब्रेड पकौड़ा में, हर एक चीज में, तो ये जब खाया जाता है तो इसमें क्या होता है, कहाँ ये स्टार्टिंग कहाँ से इसकी है, कहाँ है, कास्टिक सोडा से, क्या है, कहाँ है स्टार्टिंग इसकी, कास्टिक सोडा से। तो कास्टिक सोडा में अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है, वही गैस है जो धुएं में पाई जाती है, जो आग जलाते हैं धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फैक्ट्रियों से निकला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाहर से निकला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमारे द्वारा जो भाप निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो है तो कार्बन डाइऑक्साइड के ही तत्व, समझ में। तो ये जब गैसें निकलती हैं तो इसलिए जब ज्यादा मात्रा में इनको खा लेते हैं तो क्या होता है, नुकसान ही करता है, आगे समझ में, क्योंकि कास्टिक भी नुकसान वाली चीज है और CO2 भी नुकसान वाली चीजें हैं, इसलिए जब ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, उल्टी हो जाती है, होती है नहीं होती है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये भी उबली हुई चीज है। CO2 क्या हमारे द्वारा निकाली हुई चीजें है ना, CO2 भी निकाली हुई चीजें हैं, जैसे आग से जलाने पर आग से भी निकला, रोटी से भी भाप निकलती है वही, और हम लोग रोज छोड़ते CO2 गैस, है नहीं, धूप में ज्यादा CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोगों को क्या हो जाता है, लू लग जाती है, तो CO2 गैस पाई जाती है। इस समय हर जगह तुमको ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा मिलेगी, सांस वाले मरीजों उनको कोई समस्या नहीं होगी, और गर्मियों में वही सांस वाले मरीजों में दिक्कत है, क्योंकि हर जगह गर्म है। और ऐसे याद कर लिया करो, जहाँ पर जैसे O2 जहाँ पर ऑक्सीजन हो वहां पर ठंडी गैस को, जहाँ पर तो इसलिए हाँ, अगर AC में तुम लेट जाओगे कोई समस्या तुमको नहीं होगी, सुनो, AC में अगर लेट जाओगे कोई समस्या नहीं होगी, परंतु CO2 में लेट जाओगे तो एकदम घुटने लगेगा, आएगा समझ में। तो इसका रिवीजन करना।